कॉम्प्लेक्स यानी कि संकुल। टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, हिंदी में कहें तो संकुल निर्माण। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी के बारे में पढ़ा हमने। उसके बारे में क्या क्या पढ़ा, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा, उसके बाद उसकी परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ा, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी चुंबकीय गुण पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने इसके अंदर जो आयन बनते हैं, कलर्ड आयन, वो क्यों बनते हैं, बहुत सारे टॉपिक पढ़े। अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। डी ब्लॉक के तत्वों में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन संकुल निर्माण का गुण पाया जाता है। अब ये संकुल निर्माण क्यों करते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन डी ब्लॉक के एलिमेंट क्यों करते हैं, तो इसका सीधा सा आंसर यह है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें जो डी कक्षक होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर जो डी कक्षक होता है वो डी कक्षक अपूर्ण होता है, यानी उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ही वो किसका निर्माण करता है, संकुल का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने का बहुत बड़ा कारण ये होता है। अब अभी एक एग्जांपल देखते हैं और कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है उसको हम लोग समझते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, यहां पर एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, आप मेरे साथ में नोट करते चलना। मैंने लिखा CONH3 6 3+। एक ऐसा मैंने उपसंयोजक यौगिक ले लिया, हिंदी में कहे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। उपसंयोजक यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लिया। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया इसका नाम क्या है, तो यहां पे देखो 6 लिखा है, तो 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्सा, ठीक है। NH3 के लिए आप क्या लिखोगे, एमीन, क्लियर है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कोबाल्ट, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ, कोबाल्ट, कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में, तो ये जो होता है देखो इसको कहते हैं हम सेंट्रल मेटल आयन, हिंदी में केंद्रीय धातु परमाणु। कोबाल्ट क्या एक मेटल है, तो इसको नाम दे दिया हमने सेंट्रल मेटल आयन, हिंदी में कहे तो केंद्रीय धातु आयन या परमाणु। ये जो जुड़ा रहता है इसे कहा जाता है लिगेंड, ठीक है। अब ये एक उदासीन लिगेंड है, तो इसमें जो आयन लिखा हुआ है ये इस कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो इस कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, थर्ड। यहां कितना पॉजिटिव चार्ज है, 3 है, तो ये क्या हो गया, थर्ड। किस फॉर्म में पॉजिटिव लिखा है, तो आयन आ गया, तो इसका नाम हो गया हेक्सा। हिंदी में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। अब हम बात करते हैं इसमें किस तरीके का संकरण पाया जाता है, यानी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर होता है, उसको समझते हैं। अब आपको यहां पर ये ध्यान देना आवश्यक है कि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो कितना होता है, पहले बोलते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो हमने क्या बोला, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। जिंक का क्या होता है 30, इसका 29, इसका 28, इसका 27। तो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 27। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को याद होना चाहिए, किसके अनुसार लिख रहे हैं हम, आफबाउ नियम के अनुसार लिख रहे हैं, तो ये आफबाउ नियम के अनुसार लिख दो, ठीक है। यहां क्या लिखा है 7, तो डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7, ठीक है। अब आगे इस कोबाल्ट को हम लोग
CO3 प्लस लिखते हैं, तो यहाँ कितना प्लस है? 3 प्लस। जब आप इसके ऊपर 3 प्लस लिखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन गायब करेंगे? डेफिनेटली 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो कहां से निकालोगे? 1 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे? तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? अब मैं यहां पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पहले लिख रहा हूं, यहां पे क्या लिखा हुआ? 3 लिखा हुआ, तो 3 को पहले लिखूंगा, फिर 4 वाले को बाद में लिखूंगा। तो मैंने लिखा 3D, ठीक। उसके बाद किसको लिखूंगा? 4s, और इसके बाद में 4p में लिख सकता हूं, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। तो मैंने ऐसा 4p भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो ये 4p। अब d में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 की जगह 6, तो 2 3 4 5 और 6। यह इसकी मूल अवस्था है, जिसको हम लोग ग्राउंड स्टेट कहते हैं। अब हम इसको कोबाल्ट 3 प्लस को एक्साइटेड स्टेट में लेके जा रहे हैं। एक्साइटेड स्टेट मतलब उत्तेजित अवस्था। हमने क्या किया कि इस कोबाल्ट 3 प्लस को एनर्जी दे दी। तो अब जब उत्तेजित अवस्था होगी, देखो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर समझ लो, उठकर कहां गया? आगे। ये भी कहां गया? इधर। तो यहां एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, कितने हो जाएंगे? 2 ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6, 2 2 4 और 2 6 हो गए। क्लियर है तक? अब आगे देखते हैं। हम कह रहे हैं कि इसमें NH3 जुड़ा हुआ है। लिगेंड क्या है? NH3। कितने? 6। अब आगे चलिए। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो मैंने यहां पर लिखा N, ठीक है। ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। हाइड्रोजन के पास 1 ही होता है, तो इसके पास कितने और बचे? 5 + 3 चले गए, तो 2 और बचे। मतलब कि इसके पास में ऐसा एक लोन पेयर होता है, ठीक। अब देखो ये कितने खाली है, उसकी तरफ आता हूं। तो एक NH3 के पास में जो लोन पेयर है वो उसने यहां पर दान कर दिया। फिर दूसरे ने भी अपने लोन पेयर, हिंदी में बोले तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को यहां पर दान कर दिया। तीसरे ने एस को दान कर दिया, ठीक है। चौथे ने पी को दान कर दिया। पांचवे ने अगले पी को दान कर दिया, और छठे ने फिर अगले पी को दान कर दिया, ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, क्योंकि 6 ना 6 गुना 12, ठीक है। अब देखो इसको समझे हम लोग, किस किस ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेशन किया, किस किस ने भाग लिया। तो यहां पर आप देखोगे तो 2 तो डी, ये तो डी है ना हमारा, 2 तो डी। तो जब 2 डी हो गए तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? D2, है समझ में? एक एस है तो एस, पी कितने हैं? तो जो संकरण यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो क्या हो गया? D2sp3 हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इन यौगिकों का, इन संकुलों का हाइब्रिडाइजेशन या संकरण को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम एक टेबल के द्वारा इसको समझ लेते हैं। दूसरा कॉम्प्लेक्स है COF6 3 नेगेटिव। नाम क्या है इसका? हेक्साफ्लोरो,
ठीक है, ये नेगेटिव है तो इसका नाम इसके पीछे 8 वर्ड आता है, कोबाल्टेट। ठीक है, अब एक F के ऊपर क्या माइनस होता है? 1 माइनस। तो 6F के ऊपर कितने माइनस हो गए? 6 में से 3 यहाँ लिख दी। आ रहा समझ में? जब 3 माइनस नहीं आ गए तो कितने माइनस और बचे यहाँ पर? 3। तो इस कोबाल्ट के ऊपर कितने प्लस आ जाएंगे? इसके ऊपर 3 प्लस, इसके ऊपर 3 माइनस, तो क्या हो गया? 0 हो गया। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? 3। इससे पहले वाले केस में भी कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी थी? 3 ही थी। ठीक है ना? उसमें और इसमें अंतर क्या है उसको भी हम लोग देखते हैं। एक जो अभी हमने जो पढ़ा था उदाहरण इससे पहले, उसको हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हिंदी में बोले तो निम्न चक्रण यौगिक, ऐसा कुछ होता है। तो उसमें इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें आउटर ऑर्बिटल, वो मैं बताता हूं इनर ऑर्बिटल भी क्या होगा। इस केस को भी हम समझ लेते पहले। तो हमने नाम लिखा इसका हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट थर्ड आयन, लिख लेना आप लोग, है ना, हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट थर्ड आयन। अब इस केस को हम समझते हैं। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर वापस हम लोग जानते हैं, उसको लिख लेते हैं 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी देर पहले लिखा था, वापस लिख लो 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 3p6। आगे लिखना चाहे तो 4s2 3d7 4p0। क्लियर है? अब चलता हूं मैं कोबाल्ट 3+ के पास में। देखो 3+ लिखने जा रहा हूं। 3+ मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन कहां से गए? S में से। एक इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? D में से। D में कितने इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे? 6। अभी जो पढ़ा था वही है, अंतर कहां आएगा उसको भी समझेंगे। तो 1 2 3 4 है ना, उसके बाद ये और उसके बाद ये। इनको मैंने सिस्टमेटिक पहले 3 को लिख दिया। तो 3D, फिर 4s और फिर 4p। इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4 5 और 6 D के अंदर। S के अंदर कुछ भी नहीं बचा और P के अंदर तो पहले से ही नहीं। ठीक, तो ये हमारी मूल अवस्था यानी कि ग्राउंड स्टेट हो गई। अब वहां पर जो लिगेंड था वो लिगेंड NH3 था, यहां पर लिगेंड क्या हो गया? फ्लोरीन हो गया। तो फ्लोरीन जो लिगेंड होता है वो उच्च चक्रण वाला होता है, हाई स्पिन वाला होता है, और NH3 क्या था? लो स्पिन वाला यानी कि निम्न चक्रण वाला। तो ये जब उच्च चक्रण वाला होता है ना, तो ये क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से, हमने कहा था ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, तो इनकी ये युग्मन यानी कि पेयरिंग नहीं होने देता है। इनका क्या करता है? पेयरिंग नहीं करता, युग्मन नहीं करता। ठीक है, अब जब युग्मन नहीं कर रहा है तो उसको आगे और देख लेते हैं कि इसको लिखें कैसे। तो देखो फ्लोरीन के ऊपर कितना माइनस है? 1। अब हम जब भी माइनस लिखते हैं तो उसके साथ में लोन पेयर भी लगाते हैं, ये नियम। तो टोटल कितने माइनस है मेरे पास में? अब आप कह रहे हैं, हमने कहा कि भैया फ्लोरीन तो हमारे पास में उच्च चक्रण वाला लिगेंड है, तो ये इनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, लिगेंड मेरे पास में 6 है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए वापस? 12। तो मुझे 6 कक्षक चाहिए, 6 ऑर्बिटल चाहिए। ऑर्बिटल कितने? 1 2 3 4 ही तो है। तो अब क्या करें? चल नहीं है कोई बात नहीं। अब हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे और किससे बात करेंगे? अब बात करेंगे D से। 4s के बाद कौन आया? 4p। 4p के बाद कौन आएगा? 4d तो आएगा। ठीक, अब आगे देखो, जब हमने इससे बातचीत करी तो इनको तो डिस्टर्ब किया नहीं। अब हम यहां पर आगे 1 2, यहां पर पार्टिसिपेशन किसका हुआ? फ्लोरीन का। फिर वापस 2, फिर यहां पर पार्टिसिपेशन किसका हुआ? फ्लोरीन का। फिर यहां पर पार्टिसिपेशन किसका हो गया? फ्लोरीन का। यहां पर भी किसका हो गया? फ्लोरीन का। इस तरीके से टोटल पार्टिसिपेशन कितने फ्लोरीन का हो गया? 1 2 3 4 5 और 6 का। कहां पर भागीदारी हुई? पार्टिसिपेशन कहां पे हुआ? तो भैया एक तो S की जगह हुआ, 3 P की जगह हुए और 2 तो संकरण यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन वो क्या हो गया? sp3d2। इससे पहले क्या था? d2sp3 था।
बदला कि नहीं बदला? तो इससे पहले वाले में तो D2sp3 था, इसमें हो गया sp3d2। किसका कमाल है? तो जो लिगेंड जुड़ा हुआ इसका कमाल है, ठीक है ना। धातु से कोई मतलब नहीं, जो पूरा पार्टिसिपेशन किया, जो गुणा भाग किया, वो किसने किया? लिगेंड ने किया। तो NH3 जो होता है वो लो स्पिन होता है और फ्लोरीन जो होता है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस तरीके से हम यहां पर इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लिगेंड के ऊपर डिसाइड होता है, ठीक। अब इसके बेसिस पर एक टेबल होती है। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट में जो मेटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, उनके बॉन्ड एंगल क्या बनेंगे, इसको हम एक टेबल के द्वारा अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। इसको ये रोकते हैं।